नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। पोखरण में चरवाहे की मौत पर हंगामा लगातार जारी है। चरवाहे की पीट कर हत्या का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एसडीएम ऑफिस के बाहर फिर से परिजन धरने पर बैठ गए हैं। फिर शव लेकर ऑफिस के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं। पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने समझाइश की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई घंटों तक लगातार समझाइश की। 11 घंटे बाद समझौता वार्ता विफल रही है। तो पुलिस छावनी में पोखरण ऑफिस को तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। तो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की मौत हुई है और मौत को लेकर हंगामा जारी है। सहयोगी सावलदान रत्नू इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, क्या कुछ ताजा तस्वीरें, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए प्रियंका, लगातार 11 घंटे के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि समझौता वार्ता को लेकर प्रयास करे, लेकिन प्रयास विफल हुए, उनके बेनतीजा रही। लेकिन सुबह जिला कलेक्टर और एसपी की धरनास्थल पर पहुंचने की मांग की और 6 सूत्री मांग की। एक मांग, मुख्य मांग इनकी 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सरकारी कर्मचारी लगाने सहित 6 सूत्री मांगों की मांग की और लगातार धरना एसडीएम पोखरण कार्यालय आगे जारी है। प्रियंका, सावलदान, दिक्कत कहाँ आ रही है? वार्ता बार बार जो विफल हो रही है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, पहली इनकी मांग थी कि 302 में जो 6 जवान है सेना के, जिन्होंने इसकी पीट के हत्या के आरोप लगाए, उनके खिलाफ नामजद मामला दर्ज हो, जिसपे पुलिस ने तत्काल सीओ मोटाराम बिश्नोई के निर्देश पर मामला दर्ज कर दिया गया। फिर इनकी परिजनों ने ये 6 सूत्री मांग फिर से शुरू कर दी है। प्रियंका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सावलदान इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में गायों को ढूंढने गए एक चरवाहे की सेना के जवानों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। जब आस्था पर अंधविश्वास हावी हो जाए तो मानवता स्तब्ध हो जाती है, समाज सन्न रह जाता है। सोमवार को डूंगरपुर में ऐसा ही हुआ। घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा और घर के अंदर पूजा के स्थान के पास बिखरे खून के धब्बे। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां 15 साल की एक लड़की ने अपनी ही चचेरी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चितरिया छिंजवा फला में शंकर के घर हरियाली अमावस्या के दिन दशा माता की प्रतिमा स्थापना कर रोज सुबह शाम पूजा अर्चना चल रही है। रविवार रात को भी रोज की तरह दशा माता की पूजा आरती का कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात दशा माता की पूजा अर्चना चल रही थी। तभी शंकर की 15 साल की लड़की लक्ष्मी ने खुद पर देवी आने की बात कही और तलवार लेकर दौड़ने लगी, जिससे वहां बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मी के 2 भाइयों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उन पर भी वार करने की कोशिश की, जिसके बाद वे पीछे हट गए। उसी घर में लक्ष्मी के चाचा सुरेश की 7 साल की बेटी पुष्पा सोई हुई थी। लक्ष्मी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो उसे घसीटते हुए मकान के दूसरे हिस्से में ले गई और तलवार से ताबड़तोड़ वार कर बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। हद तो ये है कि बच्ची के मरने के बाद भी लक्ष्मी पागलों की तरह शव पर वार करती रही। इनके परिवार वालों ने बताया कि दशा माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। रात को हमारे प्रोग्राम चल रहा था और दशा माता मूर्ति प्रोग्राम के दौरान ये लक्ष्मी को बाहर आने से उसने तलवार लेकर के सबको पीछे पड़ी, तो हम तो भाग गए और वो बच्ची, उस लड़की पुष्पा अकेली थी, उसके ऊपर वार करके हत्या कर दी। घटना के बाद जैसे तैसे शंकर ने अपनी बेटी लक्ष्मी को पकड़कर काबू किया, लेकिन तब तक चचेरी बहन की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लक्ष्मी को डिटेन किया और एफएसएल टीम बुलाकर सबूत जुटाए।
इधर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एएसपी अनिल मीणा भी चीतरी पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। सुरेश की बहन लक्ष्मी, जिसको रात को 3-1 बजे के आसपास बाप आते हैं और वो तलवार लेके, वहाँ पूजा स्थल पर तलवार पड़ी थी, वो लेके परिवार के लोगों के पीछे दौड़ती है और उसके बाद इसकी भतीजी वर्षा के गले पर तलवार से वार करती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वगैरह रिपोर्ट पुलिस गई हुई है वगैरह रिपोर्ट पर और अनुसंधान जारी है। FSL की टीम बुला ली गई है बांसवाड़ा से, वो भी देख रही है और मुलजिम लक्ष्मी को डिटेन कर लिया गया है। 10वीं की छात्रा लक्ष्मी हॉस्टल में रहकर खड़गदा के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। लक्ष्मी की हालत को देखते हुए पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि लक्ष्मी की दिमागी हालत को लेकर घर वालों से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पूछताछ के लिए पुलिस लक्ष्मी के हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही है। वहीं लक्ष्मी के स्कूल जाकर टीचर्स और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डोंगरपुर से जयेश पनवार की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल का सबसे बड़ा मजाक अग्निपथ योजना है। इस दौरान सीएम गहलोत ने ईडी को लेकर दिए गए सुप्रीम फैसले पर भी सवाल उठाए। मुश्किल हो रहा लोगों का, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ नौजवानों के अंदर। अग्निपथ लेके आ रहा है अग्निपथ। मेरे ख्याल से इस साल का सबसे मजा कोई हुआ देश के अंदर, वो अग्निपथ हुआ है। 4 साल की नौकरी, भाई साहब में घर में लो, 4 साल की नौकरी, रिटायरमेंट हो गया 4 साल में, भाई साहब रिटायरमेंट हो गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आज दौसा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है। तो कटारिया ने क्या कुछ बड़े हमले किए, 5 बड़े हमले आपको बता दें। विधायकों को दे रखी है लूट की खुली छूट, ये बड़े आरोप लगाए गए हैं सरकार पर कटारिया की ओर से। उन्होंने कहा है, प्रदेश सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ाने के भी सरकार पर आरोप लगाए गए। प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। वो क्या है कि इस सरकार की कोई प्रायोरिटी है नहीं। ये सरकार केवल अपने आप को बचाने के लिए, समय को पार करने के लिए जिस तरह से भी काम कर रही है, वो प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही सोचनीय है। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार बचाना है, इनका ये मुख्य उद्देश्य नहीं जनता का काम करना। जबकि सरकारें बनती तो है जनता के लिए, लेकिन ये आपस की विवाद के कारण से ऐसे फंस गए हैं कि अपने आप को कैसे बचाया जाए। मिशन 2023 को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक्शन में है। एक तरफ कांग्रेस सेवा दल के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रही है, वहीं बीजेपी अपने विस्तारकों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है। लक्ष्य एक ही है, मिशन 2023 में सफलता। सेवा दल के भरोसे कांग्रेस की सियासत, विस्तारक दिलाएंगे बीजेपी को सफलता। कांग्रेस दे रही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, बीजेपी देगी विस्तारकों को विशेष ट्रेनिंग। मिशन 2023 को भेदने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा सशक्त मंडल अभियान, सक्रिय बूथ समिति, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, इस अभियान को लेकर के और 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण एक विस्तारक योजना हमने प्रारंभ है राजस्थान में की है। सुना आपने,
मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए पार्टी विस्तारक अभियान शुरू कर रही है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगे। बीजेपी इन विस्तारकों को 7 से 9 अगस्त तक सिरोही के नंदगांव में चलने वाले शिविर में विशेष प्रशिक्षण भी देगी और उन्हें सभी विधानसभा में नियुक्त करेगी। प्रदेश का एक प्रशिक्षण वर्ग, उसमें से जो चयनित कार्यकर्ता है उनका पूरे राजस्थान का एक वर्ग सिरोही जिले के नंदगांव में 7, 8, 9 अगस्त को लगाने जा रहे हैं। इनके माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता भेजेंगे, कहीं 3 मंडलों पर, कहीं 2 मंडलों पर, कहीं विधानसभा में एक विस्तारक। ये हम विस्तारक योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस सेवा दल के सहारे अपनी सियासत साधने में जुटी हुई है। पार्टी ने प्रदेश में निचली इकाई के 18,820 पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है और राज्य में सेवा दल के 8,62,000 नए सदस्य बना लिए हैं। पार्टी लगातार सेवा दल के सदस्यों को प्रशिक्षित कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि आगामी चुनाव में सेवा दल सदस्य उनकी नैया पार लगाएंगे। इस बार कांग्रेस सेवा दल को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी के अंदर, अहम रोल के अंदर काम करना है और सरकार को वापस रिपीट करवाना है और इसी के तहत हम लगे हुए हैं। अभी हमारे ये 200 विचारक जो तैयार हो रहे हैं, ये विचारक हर विधानसभा के अंदर ये एक तरह से मुख्य प्रशिक्षक भी है, मुख्य विचारक भी है। विधानसभाओं में जाकर ये प्रशिक्षित करेंगे हमारे कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, और उनको प्रेरित करेंगे कि आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है, उससे लड़ने के लिए अब सेवा दल ने कमर कस ली है। दोनों दलों ने मिशन 2023 को लेकर खुद को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया है। साथ ही दोनों दलों को उन छोटी पार्टियों का डर सता रहा है जो लगातार अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खबर बेनीवाल के लंपी के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास की। सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मुलाकात करके गायों में फैली लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी के प्रभावी रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा की। सांसद ने कहा कि केंद्र की तरफ से राजस्थान में गायों और पशुधन को बचाने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ट्वीट पर 2 दिवस पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री बालियान ने तत्काल संज्ञान लेकर नागौर सहित राजस्थान में केंद्र की टीम भेजने के निर्देश दिए थे। सांसद ने कहा कि गौ माता के जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं पशुधन विभाग ने लंपी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। पशुधन विभाग के मुताबिक वायरस के संक्रमण के बाद पशु को तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद पशु की शारीरिक क्षमताएं गिरने लगती हैं। कुछ दिनों बाद संक्रमित पशु के शरीर पर चकत्ते निशान उभर आते हैं। लंपी वायरस एक पशु से दूसरे पशु में सिर्फ संपर्क में आने पर ही फैल रहा है। बारिश में पशुओं को खुला छोड़ने पर संक्रमित पशु दूसरे पशुओं में भी इस बीमारी को फैला रहे हैं। पशुओं में लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष टीका उपलब्ध नहीं है, न ही इस बीमारी के रोकथाम के लिए औषधियां बाजार में। अभी तक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा महज पशुओं में बुखार की दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए ही उपचार किया जा रहा है। ऐसे में हमने नियंत्रण कक्ष एक राज्य स्तर पर और प्रभावित जिलों के जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालयों में स्थापित करने के निर्देश दे दिए हैं। और जहाँ तक दवाई की व्यवस्था है तो हम जो हॉस्पिटल हैं, हमारे पशु चिकित्सा उपकेंद्र हैं, उनमें सभी में औषधियाँ उपलब्ध हैं।
साथ में हमने जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए और उप निदेशक पॉलीक्लिनिक जो होते हैं जिले में उनको 50-50 हज़ार रुपये आकस्मिक औषधि क्रय के लिए भी दे रखे हैं। और खबर करौली से है, जहां माध्यमिक शिक्षा के आदेशों के मुताबिक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर्स की कार्यशाला का आयोजन हुआ। सौरभ एजुकेशन कैंपस खेड़ा में हुए कार्यक्रम के दौरान शारीरिक शिक्षा पर जोर देने पर चर्चा हुई। इस दौरान निदेशक श्री शिवकेश मीना संगोष्ठी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बता दें कि छात्रों के फिट रखने के लिए शिक्षा विभाग में 31 नए खेल भी चालू किए गए हैं। श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशों के अनुपालन में करौली जिले के राजकीय, अराजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की जिला स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन पटोंदा के तत्वाधान में सौरभ एजुकेशन कैंपस खेड़ा में शुरू हुई। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सौरभ एजुकेशन कैंपस खेड़ा के निदेशक श्री शिवकेश मीना, संगोष्ठी के अध्यक्ष श्री पूरणमल मीना, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा और विशिष्ट अतिथि श्री ज्वाला सिंह, श्री एस चौधरी, श्री ओम प्रकाश शर्मा, मुरारी लाल शाक्यवार, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा संयोजक प्रधानाचार्य श्रीमती रामनिरी वैनीवाल, सह संयोजक मानसिंह मीना थे। श्री मुरारी लाल शाक्यवार ने शारीरिक शिक्षक शैक्षणिक संगोष्ठी के उद्देश्य और महत्व और खेलों के नवीनतम नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में 31 नए खेल भी चालू किए गए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फिल्म निर्माता करण जौहर, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लूनी थाने में दर्ज उनके खिलाफ आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लूनी थाना पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच में तीनों के खिलाफ दर्ज आरोपों के सबूत नहीं मिले। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील कर केस खारिज करने की मांग की गई थी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और करण जौहर के खिलाफ SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पांड्या पर आरोप था कि उनके ट्विटर से बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखे गए, जबकि पांड्या के वकील ने कहा वो ट्विटर हैंडल फर्जी है, ये उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है। इसके अलावा कॉफी विद करण शो के दौरान हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और करण जौहर पर महिलाओं पर अभद्र और लैंगिक टिप्पणी करने के भी आरोप लगे। साल 2018 में दर्ज मामले में पुलिस जांच में पांड्या पर लगे आरोप को गलत बताया गया। करण में हुए इंसिडेंट को लेके जोधपुर के लूनी पुलिस स्टेशन में जो हार्दिक पांड्या, केएल राहुल के अगेंस्ट जो FIR लॉन्च की थी, उसके अंदर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी FIR को क्वॉश करवाने के लिए, जिसमें अर्लियर हमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। देयर आफ्टर इंट्रीम ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का ऑर्डर किया था। ऑल्दो हमारे जो अरेस्ट था उसके ऊपर स्टे किया था। उसके अंदर आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आज रिपोर्ट फाइल की है कि हमारे अगेंस्ट कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, और उसकी लाइट के अंदर आज जो मिसलिनियस पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के रावतसर शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। वहीं घरों और दुकानों में सैलाब का पानी घुस गया। स्थानीय विधायक धर्मेंद्र मोची ने ट्रैक्टर पर बैठकर रावतसर शहर का दौरा किया और SDM कार्यालय पर धरना लगा दिया। आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण ही शहर का आज ये हाल है। विधायक ने मांग की है कि बारिश से जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको सरकार मुआवजा दे और जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव करवाने की तिथि जारी की गई थी। हालांकि करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक छात्र संघ कार्यालयों पर ताले नहीं लगे हैं। छात्र संघ कार्यालयों को लेकर रावीवी प्रशासन सिर्फ नोटिस देने तक ही इतिश्री करती नजर आई। नियमों के तहत शैक्षणिक सत्र खत्म होने के साथ ही छात्र संघ कार्यालयों के ताले लगा दिए जाने चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते ना तो रावीवी प्रशासन ने छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने की जहमत उठाई और ना ही छात्र नेता पदाधिकारियों ने ताले लगाने की पहल की।
उधर प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी सेवा निशुल्क किए जाने के बाद अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। अस्पताल में प्रतिदिन 10 से 12 हजार मरीज इलाज करवाने पहुंच रहे हैं, जबकि सालाना करीब 60 लाख से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल में रोजाना करीब 700 से 800 सीटी स्कैन हो रही है, तो 400 से अधिक एमआरआई जांच की जा रही है। पिछले 2 महीने में अस्पताल में 40,000 सीटी स्कैन और एमआरआई की गई। इसके अलावा 50,000 मरीजों की सोनोग्राफी, 1500 मरीजों की एंजियोग्राफी की गई।